नमस्कार दोस्तों, एमएस कैंपस में आपका स्वागत है। ये वीडियो क्लास 10th के लिए है। लास्ट जो 2 वीडियोज़ हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर 5th जो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन, उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछली 2 वीडियोज़ में मैं आपको अम्ल और क्षार के बारे में बता चुका हूं कि अम्ल और क्षार के क्या क्या गुण होते हैं, या कहें कि उनकी परिभाषाएं क्या हैं और उनकी संकल्पनाएं क्या हैं। मतलब कि आर्रेनियस के हिसाब से अम्ल क्षार क्या थे, ब्रोस्टेड लॉरी के हिसाब से अम्ल क्षार क्या थे और लुईस के हिसाब से अम्ल क्षार क्या थे। उन सबको हम आसानी से डिस्कस कर चुके हैं उन वीडियोज़ में। यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसमें उनका लिंक आ रहा होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन जो है वहाँ पर उनका लिंक आ रहा होगा, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करेंगे, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको बताया था कि आज जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वो है अम्ल के सामान्य गुण। इसका मतलब अम्ल जो होते हैं वो किस किस तरीके से रिएक्शन करते हैं या साधारण उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको इन सब के बारे में आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो गुण है अम्लों का, वो आप सभी जानते हैं कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को कैसे लिटमस पत्र में कन्वर्ट कर देते हैं, लाल। देखो, ये चीज़ें हमको बतानी पड़ती हैं बार बार, क्योंकि ये भी इनके सामान्य गुणों में ही आता है कि भाई वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा है। कई बार लगता है कि हर वीडियो में यही रिपीटेटिव चल रही है चीज़ें, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इनके सामान्य गुण हैं जो कि आपको बिल्कुल याद ये तो होना ही चाहिए कि नीले से ये किस में कन्वर्ट कर देता है, उसको लाल में कन्वर्ट कर देता है। दूसरी चीज जो है, दूसरा इनका गुण वही कि ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। बस ये 2 लक्षण थे जिनमें आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो रिपीट किए हैं। अब जो लक्षण आएंगे, अब जो इनकी विशेषताएं आएंगी वो काफी अच्छी हैं और उनको समझना भी काफी आसान है। तो ये तो आपको पता चल गया कि भाई नीले को ये लाल कर रहा है और जो स्वाद में है वो खट्टे हैं। अब हम देखते हैं इनका तीसरा गुण, और तीसरा गुण है अम्ल की धातु से अभिक्रिया। यह बहुत अच्छी रिएक्शन है इसकी। ठीक है, अम्ल की धातु से अभिक्रिया मतलब कि जब हम किसी मेटल पीस पर अम्ल को डालते हैं तो क्या रिएक्शन होती है, क्या बनता है, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस या इस टॉपिक के अंदर या इस हेडिंग के अंदर उसको डिस्कस करेंगे कि धातुओं से अभिक्रिया करके अम्ल क्या बनाते हैं। तो आप यहां देखिए, धातु जो है वो अम्ल से अभिक्रिया करके धातु लवण प्लस एक गैस रिलीज करती है और वो गैस होती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो जब भी अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करेंगे तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब इसमें सभी धातुएं नहीं ले रहे हैं हम, कुछ ऐसी धातुएं हैं जो हाइड्रोजन से या कहें कि अम्ल से किसी भी प्रकार की कोई अभिक्रिया क्यों नहीं करते। वो क्यों नहीं करती है रिएक्शन, वो भी हम समझेंगे कि उनके अभिक्रिया नहीं करने का कारण क्या है। तो हम जैसे कि अभी तो इसको डिस्कस करते हैं कि भाई धातु जो है जब वो अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो धातु लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगी। ये रिएक्शन बिल्कुल होती है विस्थापन अभिक्रिया की तरह। हमने ये विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी हुई है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उसमें जिस तरीके से कि अधिक क्रियाशील तत्व जो है वो कम को हटा देता है, सेम उसी तरीके से यहां पर होने वाला है। जैसे हम उदाहरण देखें, एक धातु जो है वो है जिंक और अम्ल का उदाहरण हम ले लेते हैं H2SO4। तो यहां पर क्या होगा, ये Zn जो है ये इसको हटा के इसकी जगह पर आ जाएगा और बन जाएगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, इसमें से बाहर निकल जाएगी। तो ये जिंक सल्फेट जो बना है ये बन गया जिंक सल्फेट, और ये जिंक सल्फेट जो बना है इसको ही कह दिया जाता है धातु लवण। क्यों? क्योंकि इसमें धातु भी है और सॉल्ट भी है, तो ये धातु लवण बन गया। प्लस कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस की जो है वो पहचान क्या है, तो इसकी पहचान ये है कि जैसे कि ये एक हम उदाहरण ले लेंगे, भाई ये टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में हमने जो है वो मेटल पीस लिए हुए हैं, ये धातु के टुकड़े हैं छोटे छोटे से, और इसमें हमने जैसे ही अम्ल को डाला तो अम्ल डालने पर एक गैस रिलीज होगी, वो गैस ऊपर की ओर आएगी। और जब आप यहाँ पर कुछ भी मतलब कि वो पॉपिंग साउंड के साथ जलती है, जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर मोमबत्ती के किनारे, परखनली के किनारे पर, तो वो पॉपिंग साउंड या फुट फुट की ध्वनि के साथ जलती है, जिसको जो किस गैस की पहचान है, हाइड्रोजन गैस की। देखिए इन तीनों गैसेस की पहचान आप देखें, हाइड्रोजन, CO2 और O2, ये 3 गैसें हैं। हाइड्रोजन गैस जो है
ये पॉपिंग साउंड के साथ जलती है, CO2 गैस जो है वो जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है, और ऑक्सीजन जो है वो जलती हुई मोमबत्ती को और तेजी से जलाने की कोशिश कर सकती है। तो ये इनकी पहचान है। कौन कौन सी गैसेस की? हाइड्रोजन की, CO2 की और O2 की। तो यहाँ पॉपिंग साउंड के साथ वो जलेगी हाइड्रोजन गैस, तो वह पहचान हो जाएगी कौन सी गैस की? हाइड्रोजन गैस की। अब मैं आपको बता रहा था कि भाई कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जो इसके साथ रिएक्शन ही नहीं करती हैं। जैसे कि हम उदाहरण लें कॉपर का। तांबा जो धातु है ये अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता, कोई भी रिएक्शन जो है वो ये दिखाता नहीं है। अब क्यों नहीं दिखाता है ये रिएक्शन? तो इसका कारण हमको पता होना चाहिए। हमने विस्थापन अभिक्रिया में ही डिस्कस किया था सक्रियता श्रेणी को, ठीक है। तो सक्रियता श्रेणी जब हमने विस्थापन अभिक्रिया में पढ़ी थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन से नीचे नीचे जो हैं वो सभी हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होते हैं। तो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है तो वो सीधी सी बात है उसको विस्थापित ही नहीं कर पाएंगे, और विस्थापित नहीं कर पाएंगे तो अभिक्रिया भी नहीं होगी। तो इसी वजह से जो है वो इन धातुओं से ये रिएक्शन नहीं करता है। तो अम्ल की धातु से रिएक्शन होने पर हमको अब ये समझ में आ गया कि निर्माण होगा धातु, लवण और हाइड्रोजन गैस का। क्लियर है ये? तो ये रिएक्शन हमको समझ में आ गई, अम्ल की धातु से अभिक्रिया। अब हम दूसरी रिएक्शन करके देखते हैं। अगली जो रिएक्शन आती है वो आती है अम्ल की धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है वो है अम्ल की धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया। अब ये धातु ऑक्साइड क्या होते हैं? धातु ऑक्साइड देखिए जैसे MgO, CaO, ZnO, CuO, ये सभी धातु ऑक्साइड है। क्यों है धातु ऑक्साइड ये सभी की सभी? क्योंकि यहां पर ये जो है ये तो है धातु और ये क्या है? ऑक्सीजन। तो चूंकि ऑक्सीजन पीछे जुड़ी हुई है इसलिए ये बन गई ऑक्साइड के रूप में, तो ये धातु ऑक्साइड कहलाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो ये धातु ऑक्साइड हैं जो बन रहे हैं इसमें। अब यहां पर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये अम्ल से रिएक्शन करके क्या बनाती है, मतलब कि जब हम अम्ल में इनको मिलाने की कोशिश करेंगे तो किस चीज का निर्माण होगा। ठीक है, तो आप यहां समझिए धातु ऑक्साइड जो हैं इनकी प्रकृति और ध्यान रखना आप, ये होते हैं क्षारीय प्रकृति के। ठीक है, तो इनकी जो नेचर होती है एक्चुअल में वो होती है क्षारीय प्रकृति, मतलब कि ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं नेचर में। ये भी हमको ध्यान रखना। अब ये क्यों ध्यान रखवा रहा हूं अभी पता चलेगा इस चीज का। तो देखिए धातु ऑक्साइड जो है वो अम्ल से रिएक्शन करके बनाते हैं लवण प्लस जल। कैसे होती है रिएक्शन करके देखते हैं। धातु ऑक्साइड जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं MgO का, तो MgO की रिएक्शन कराता हूं मैं H2SO4 से। H2SO4 जो है वो अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल, इससे रिएक्शन होगी, निर्माण हो जाएगा MgSO4 प्लस H2O। अब देखिए ये बन गया लवण और साथ में क्या बन रहा है? जल। और उदाहरण देखते हैं जैसे CaO, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो निर्माण हो जाएगा CaCl2 प्लस H2O का। तो CaCl2 बन गया, साथ में कौन सा पदार्थ बन रहा है? जल। तो आप देखिए यहाँ पर ये धातु ऑक्साइड, अब ये क्यों बन रहे हैं? लवण और जल। लवण और जल किस अभिक्रिया में बनते हैं? उदासीनीकरण में। अभी अगली जो रिएक्शन आएगी वो उदासीनीकरण ही आएगी, जिसमें हम समझेंगे कि वो कैसे बनते हैं ना। तो यहाँ ये क्लियर कि धातु ऑक्साइड जब अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो लवण प्लस जल का निर्माण होगा। ठीक है, अब अगली हम रिएक्शन देखते हैं अम्ल की। अम्ल की अगली रिएक्शन जो है वो है क्षार से। तो देखिए अम्ल जो है जब क्षार से रिएक्शन करेगा तो निर्माण होगा लवण प्लस जल का। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि जो धातु ऑक्साइड थे वो क्षारीय प्रकृति के थे, इसी वजह से वहां पर भी किन दोनों चीजों का निर्माण हो रहा था? लवण और जल का। अब जैसे हम रिएक्शन करा के देखते हैं, अम्ल जो है वो हमने ले लिया HCl,
और इसके साथ मैं रिएक्शन करा रहा हूँ NaOH की। NaOH जो है वो क्षार है, तो इससे रिएक्शन होगी तो आप देखिए बन जाएगा NaCl प्लस H2O। तो ये बन गया यहाँ पर लवण प्लस जल। तो ये सारी की सारी जो है वो अम्ल और क्षार की, मतलब कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण प्लस जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया का एक नाम और है, और वो जो नाम है वो है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो ये मुख्य रिएक्शंस थी आपकी अम्ल के साथ में। अब एक और रिएक्शन जो है उसको और हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमको आनी चाहिए, क्योंकि कई बार पूछ ली, हालांकि इतना है नहीं, लेकिन फिर भी RBSC में तो वो रिएक्शन शायद मेरे हिसाब से है नहीं, बट NCERT में वो रिएक्शन दी हुई है, और वो है अम्ल की धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट जैसे CaCO3, देखो CO3 होता है कार्बोनेट और Ca धातु है ही, तो कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, वो सभी धातु कार्बोनेट है। तो धातु कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके तीन चीजें बनाते हैं, लवण प्लस जल प्लस CO2। इन तीन चीजों का निर्माण करते हैं जब भी हम एसिड की रिएक्शन कराएंगे मेटल कार्बोनेट या धातु कार्बोनेट के साथ में। अब ये रिएक्शन कैसे होती है, देखिए इधर, तो हमने लिया जैसे कि HCl और इसकी मैं रिएक्शन करा रहा हूँ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, तो तीन चीजें बनेंगी, देखो CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहरी वातावरण में उत्सर्जित कर दी जाएगी। तो कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, जल बन रहा है और CO2 बन रहा है। कब? जब हम रिएक्शन करा रहे हैं अम्ल की किसके साथ में, धातु कार्बोनेट के साथ में। ठीक है, तो हमने अब तक कौन कौन सी रिएक्शन देखी उनको एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि अम्ल की कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं। देखो, पहली जो है रिएक्शन वो थी धातु प्लस अम्ल। हमको पता था क्या बन रहा था, लवण प्लस H2 गैस। दूसरी रिएक्शन थी धातु प्लस धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल, और इसमें बन रहा था लवण प्लस जल। तीसरी रिएक्शन थी अम्ल प्लस क्षार, और इसमें बन रहा था लवण प्लस जल। चौथी जो रिएक्शन थी वो थी अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट, और इस रिएक्शन में बन रहा था लवण प्लस जल प्लस CO2। तो ये मुख्य रिएक्शंस थी जो कि एसिड के साथ, मतलब कि हम जब एसिड के साथ इन चीज़ों को मिक्स करेंगे तो क्या क्या बनेगा वो हमने इस वीडियो के अंदर समझा। ठीक है, समझ आ गया होगा, मुझे लग रहा है कि ये समझ में आ गया होगा। कल हम क्षार की रिएक्शंस को देखने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आप इन वीडियोस को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप आगे से आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त कर सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।